तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विस्फोरम में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट पे। बहुत लोगों को कमेंट्स आ रहा था, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि फिजिक्स पे बनाइए, फिजिक्स पे वीडियो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट्स पे। थोड़ी गला ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेरी आवाज़ भी समझ में आएगी और जो मैंने कंटेंट लाया वो भी आपको समझ में आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए समझते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट्स पे डिटेल से वीडियो लाएँ। लाइक उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सीट्स है, कितने सीट्स है, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, कटअप क्या जाता है, फी स्ट्रक्चर्स क्या, क्लासेस कहाँ चलते हैं। आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सभी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए चलते हैं टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? एमएससी फिजिक्स पे डिटेल्स वीडियो, यानी कि जितने भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं सभी पे कवर करना है। तो पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का आपको क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है कि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपके सीयूटी में कितने भी मार्क्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरिया है? बीएससी में 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स मेन सब्जेक्ट के रूप में। अगर फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है, नहीं मान लीजिए फिजिक्स आपका ऑनर्स है, उसके साथ आपके 60% मार्क्स होना चाहिए और कॉम्बिनेशन में मैथ जरूर होना चाहिए। मैंने क्या बोला? आपके बीएससी में 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स मेन सब्जेक्ट के रूप में, उसके कॉम्बिनेशन के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स जरूर होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा वाला समझिए, दूसरा भी है 55% मार्क्स इन बीई या बीटेक डिग्री विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कह रहा कि अगर आप एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है अगर आप बीई या और बीटेक सब्जेक्ट्स में बीटेक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें 55% मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल अब एलिजिबल है। उसके साथ आपके लाइक साइंस सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 55% मार्क्स इन बीटेक डिग्री विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बी या बीटेक में अगर 55% मार्क्स हैं, उसके साथ लाइक साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें 60% मार्क्स है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब दूसरी बात चलते हैं, सीट्स जान लेते हैं। इसमें सीट्स कितनी है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले वहाँ की सीट्स देखना आपको ज़रूरी होता है, तभी आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इतनी कम सीट्स है तो क्या हम एडमिशन के लिए एडमिशन्स के लिए हो पाएंगे, नहीं एलिजिबल, या हमें हटा दिया जाएगा, लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में तरह तरह के डाउट्स आते हैं। तो सीट्स कितने? टोटल 56 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 26, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, पीएच कैंडिडेट के लिए 3, डीपी कोटा के लिए 3। तो मुझे लगता है मैंने आपकी सीट्स पे डाउट्स क्लियर कर दिया है। हाँ, काउंसलिंग टाइम क्या होता है मैं थोड़ा 1 मिनट में क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी में टोटल 15 सीट्स है, बट आपका रैंक आ गए टॉप 26 में। तो अगर आपके रैंक 26 में आ गए तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ओबीसी वाला सीट्स खाली रह जाएगा। तो जो ओबीसी वाला सीट्स खाली रहेगा तो ओबीसी वाले बच्चा ही यहाँ एडमिशन लेंगे, दूसरे बच्चे नहीं लेंगे। सेम आप ईडब्ल्यूएस से ही आते हैं, मान लेते ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में टोटल 5 सीट्स है, बट कोई बच्चे टॉप 26 में आ जाते हैं तो उनका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस का सीट्स खाली रह जाएगा। तो ये मान कर चलिए कि काउंसलिंग में होता है। अब काउंसलिंग कैसे होता है? काउंसलिंग ऑफलाइन होता है, आपको आना पड़ेगा। आपके टॉप रैंक है, लास्ट रैंक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको काउंसलिंग में आना होता। जिनको लिस्ट में नाम आ जाता कि आपको काउंसलिंग में आना है तो आपको आना पड़ेगा। सबको लिस्ट में नाम नहीं आता है, जो टॉप बच्चे होते हैं उन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जितने सीट्स होते हैं, मान लेते हैं इसमें 56 सीट्स है तो 200 या 300 के आसपास बच्चे बुलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बच्चे नहीं आते काउंसलिंग के लिए, दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, इस वजह से नहीं आ पाते। तो 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल करके बुलाते हैं, यानी कि 6 जितने भी सीट्स हैं उसके 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल बुलाते हैं। तो मैंने वही आपको बताया, अगर 56 सीट्स है तो इसको 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल करके बुला लेते हैं, बाकी सब काउंसलिंग में नहीं आते। सीट्स खाली ना रह जाए इसलिए वो ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपको आना चाहिए। कटअप कितने होते हैं ये सबसे बड़ी डाउट्स है। सभी बच्चे सोचते हैं कि सर काउंसलिंग में सबको आना चाहिए, टॉप रैंक वाले को आना चाहिए, लास्ट रैंक वाले को आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके ठीक ठाक रैंक यानी कि
आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए। मेरे अगर आप अच्छे घर से, आपको घूमना पसंद है, लाइक आपको खर्च के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आप 2-3 हज़ार ऐसे ही खर्च कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है आपका लिस्ट में अगर काउंसलिंग दिन आ जाए तो बिल्कुल आप काउंसलिंग के लिए आइए। आपके लास्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिस्ट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। तो कटअप क्या होता है उस पर जान लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कोई भी ऑफिशियल कटअप रिलीज नहीं होता कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो उसमें कटअप रिलीज किया जाता है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कटअप रिलीज नहीं किया जाता। कारण यही है कि यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, एक ही बार होता है। अदर यूनिवर्सिटी की तरह लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 नहीं होता, एक ही बार होगा। आपको काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा। आप टॉप रैंक मान लेते हैं आपका रैंक 1 है, अगर आप काउंसलिंग के लिए नहीं आए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, सिंपल बात। तो इसलिए एक ही बार होता, ऑफलाइन होता, इसलिए ऑफिशियल कटअप नहीं होता। जो आ जाते हैं काउंसलिंग के लिए उनका एडमिशन हो जाता। फिर भी एक अनुमान के तौर पे जो पिछले साल एडमिशन्स लिए हैं, कितने कितने मार्क्स पर उनका एडमिशन हुआ है, इस बेसिस पे हम जानते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपको 155 से 160 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर है, आप सेफ जोन में हैं, आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर आप EWS से हैं तो 155 के 5 मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं, 5 मार्क्स घटा भी सकते हैं। इसके आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। OBC अगर 150 है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। SC कैटेगरी से 130 है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में। इससे आप 5 नंबर घटा भी सकते हैं, 5 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, 10 नंबर भी घटा सकते हैं। SC वाले, ST वाले 10 नंबर भी घटा सकते हैं। फिर ST कैटेगरी से तो 120 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और PWD के लिए 100 मार्क्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि PWD का ऑलरेडी 3 सीट रिजर्व है। तो मान लेते 3 बच्चे ही आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनके जितने मान लेते उनके 50 मार्क्स भी रहेंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी PH कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्व किया गया 3 सीट्स। तो 3 बच्चे ही आते हैं PWD में तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे उनके कितने भी कम मार्क्स हो। अगर 3 से ज़्यादा आएंगे तो उनके मार्क्स देखे जाएंगे, जो टॉप 3 के बच्चे होंगे उनको एडमिशन मिलेगा। मैंने कटअप पे बात की, अब हम क्लासेस से बात करते हैं। आपके क्लासेस कहाँ चलती है? सभी के मन में डाउट्स होते हैं कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तो स्कूल बेसिस पे चलता है। जैसे कोई हिस्ट्री के बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यहाँ नहीं चलता। यहाँ स्कूल ऑफ सोशल साइंस सीधे चलता है, यानी कि जितने भी सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट आएंगे सब स्कूल ऑफ सोशल साइंस में चलेंगे। सेम ह्यूमैनिटीज़ में भी है, लाइक हिंदी है, उर्दू है, फिलोसफी है, कंपैरेटिव लिटरेचर है, इंग्लिश है, सभी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में ही क्लासेस चलते हैं। बट स्कूल ऑफ फिजिक्स यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट है। आप इसको मान लीजिए स्कूल ऑफ फिजिक्स ही, स्कूल ऑफ फिजिक्स को आप फिजिक्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। स्कूल ऑफ फिजिक्स सेपरेट डिपार्टमेंट है। जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की तरह वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस नहीं चलती है, सिर्फ फिजिक्स वालों को वहाँ क्लासेस चलती है। तो आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? स्कूल ऑफ फिजिक्स में आपके क्लासेस चलेंगे। स्कूल ऑफ फिजिक्स बेस्ड कैंपस में, यानी अच्छा आपको हॉस्टल से अच्छा दूरी पे है, तो आपको उसके लिए बस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस भी चलती है, गवर्नमेंट बस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अपनी बस चलती है। तो बस की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी निःशुल्क, यानी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री चलती है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या सबको हॉस्टल मिलती है? बिल्कुल 100% आपको हॉस्टल मिलेगा। आपको कब हॉस्टल मिलेगा? एडमिशन टाइम में ही मिलेगा, काउंसलिंग दिन ही मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा। 100% हॉस्टल की गारंटी है, सबको हॉस्टल मिलेगी। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 100% सभी को हॉस्टल मिलेगी। अब हम आ लेते हैं फ़ी कैटेगरी, यानी फ़ी स्ट्रक्चर्स पे। ये बहुत बड़ी इश्यू है। आपको फ़ी जो स्ट्रक्चर्स उसको जानना चाहिए। आपके 2 साल में कितने खर्च होंगे, आपको कौन कौन सी फ़ी पे करना है, वो हम जान लेते हैं। तो आपको एडमिशन टाइम कितना करना है? 8790 रुपीज़। इतना आपको लग रहा होगा सर एडमिशन टाइम इतना हमको पे क्यों करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3560 यानी 3560 ये आपको ट्यूशन फ़ी यानी सेमेस्टर फ़ी है। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपको एडमिशन टाइम में एडवांस के रूप में आपको जमा करना है। अलग से सेमेस्टर फ़ी आपको नहीं लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी आपको एडमिशन टाइम में फिर फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। तो 3560 रुपये सेमेस्टर फ़ी हो गया। फिर 530 हो गया स्टूडेंट यूनियन फंड हो गया, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड हो गया, 2120 मेडिकल फ़ी हो गया, 2340 डिपॉजिट्स के रूप में रिफंडेबल है। आपको जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको जब आप यहाँ से जाने लगेंगे तो डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, उस टाइम आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको ये सबको आप ऐड करेंगे तो 8790 रुपीज़ आपके बन जाएंगे।
ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात किया मैंने। ये कब देना होगा आपको? जुलाई में, क्योंकि आपका एडमिशन जुलाई में ही होता है। कितने सेशन चलते हैं? जुलाई जनवरी, ये 2 सेशंस के रूप में चलते हैं। तो जुलाई में आपको इतना पेमेंट करना है। फिर सेकेंड सेमेस्टर आपको जनवरी में आ जाएंगे। जनवरी में आपको कितना पेमेंट करना है? सेकेंड सेमेस्टर में 3,560 रुपीज़, ओनली 3,560 रुपये। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ सेमेस्टर फ़ी पे करना। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फ़ी, ये आपको साल में एक बार पेमेंट करना है, ओनली ईयरली पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, आपके 1 साल अभी पूरे नहीं होते। आपके 1 साल कब पूरे होंगे? थर्ड सेमेस्टर में आपके 1 साल पूरे होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे, फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी। और जो डिपॉजिट है वो सिर्फ एडमिशन टाइम में ही पेमेंट करना है, एडमिशन के बाद आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ आपको सेमेस्टर फ़ी देना, क्योंकि सेमेस्टर फ़ी तो आपको हर सेमेस्टर में पेमेंट करना है, इसलिए ओनली 3,560 रुपीज़ है। फिर थर्ड सेमेस्टर में जैसे मैंने आपको बताया, आपको 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होंगे तो आपको सेमेस्टर फ़ी तो देना ही है, उसका स्टूडेंट यूनियन फंड देना, स्टूडेंट वेलफेयर फंड देना है, मेडिकल फ़ी देना है। ये सबको आप ऐड करेंगे तो 6,450 रुपीज़ हो जाएगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर में सेम सिचुएशन, सिर्फ सेमेस्टर फी आपको लगेगा 3,560 रुपये लगेगा। अब हम आ जाते हैं SC ST वाले बच्चे के लिए। तो उनको ईयरली पेमेंट करना, सेमेस्टर वाइज पेमेंट नहीं करना। क्या पेमेंट करना है? 2890 पेमेंट करना। ये क्या है? 2,890 रुपीज़ क्या पेमेंट करना पड़ रहा है? तो स्टूडेंट यूनियन फंड उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड उनको पेमेंट करना पड़ रहा है और मेडिकल फी पेमेंट करना पड़ रहा है। ये आपको ईयरली पेमेंट करना और अब कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है। स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी ऐड करेंगे तो 2890 हो जाएगा ऐड करने के बाद। फिर हम आते हैं PWD के बच्चे वाले, उनको भी ईयरली 2890 पेमेंट करना। कितना करना? 2,890 रुपये आपको ईयरली पेमेंट करना, सेमेस्टर वाइज पेमेंट नहीं करना। बट एडमिशन टाइम आपको 2354 ये वाला डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। तो एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा? 5,230 रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडमिशन टाइम आपको डिपॉजिट भी मांग ले रहे हैं। बाकी एडमिशन के बाद आपको फिर से 2890 ही देना है। तो मुझे लगता है आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे, मैंने आपके डाउट्स के क्लियर किए। हाँ, एक प्लेसमेंट्स का डाउट आता है, तो बिल्कुल प्लेसमेंट्स मिलते हैं। आप यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के प्लेसमेंट्स मिलते हैं। हाँ, आप IIT की तरह खोजेंगे, NIT की तरह खोजेंगे तो मुझे नहीं लगता वैसा मिलता है। बट प्लेसमेंट यहाँ हैं, बहुत बच्चे लेते भी हैं प्लेसमेंट, तो उनके लिए टेंशन नहीं लेना। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये डाउट्स है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगा, मैंने आपके लिए कुछ किया, तो ज़रूर आप थैंक यू का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए, लोगों की ज़रूरत है, लोगों की नीड है। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ 2 मिनट के लिए। ये सब आपके डाउट्स जब क्लियर हो गए हैं तो हम अब आते हैं एडमिशन्स काउंसलिंग पे। अगर आपके बढ़िया मार्क्स हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर एडमिशन्स कैसे ले, रजिस्ट्रेशन कब करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, OBC NCL का कौन फॉर्मेट हमको देना है, लाइक काउंसलिंग हमको क्या करना है, हॉस्टल अलॉटमेंट में हमको क्या करना है, एडमिशन में हमको क्या करना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पेड काउंसलिंग हमारा ले सकते हैं। मैं 2 साल से पेड काउंसलिंग चला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग में जुड़े भी हैं, आप भी जोड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा वो बता देते हैं। एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, संक्षेप में। आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा जो मैं यूज करता हूँ, आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, 24 आवर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। EUH माने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, वो सब मैं बताऊंगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब काउंसलिंग के लिए आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ट्रेवल मतलब ये हुआ कि मान लेते आप नॉर्थ के बच्चे हैं या और भी किसी स्टेट से बच्चे हैं, वो आते हैं, उनको पता नहीं चलता मुझे कैसे आना है, कहाँ रहना है, होटल महंगे हैं, गेस्ट हाउस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लड़कियाँ होती हैं उनके लिए और प्रॉब्लम्स होती है, क्या मैं हॉस्टल में रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, क्या आप मेरी व्यवस्था कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी हेल्प मैं आपको करूँगा ट्रेवल वाले में।
काउंसलिंग जब आएंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे वहाँ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ पे भी आप मतलब काउंसलिंग आपका इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में होता है, और स्कूल ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में जहाँ इंटीग्रेटेड वालों की क्लासेस चलती है वहाँ पे आपके काउंसलिंग होते हैं। वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा मैं वहाँ आपको हेल्प करूँगा। अगर किसी कारण मैं नहीं भी रह पाया तो मेरे कोई फ्रेंड्स रहेंगे, मेरे कोई साथी रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। काउंसलिंग दिन एडमिशन में मैं आपको हेल्प करूँगा, हॉस्टल अलॉटमेंट में मैं आपको हेल्प करूँगा, और एडमिशन के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि आप पहली बार आते हैं कैंपस में, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं हेल्प करूँगा और एडमिशन के बाद भी आपके साथ बना रहूँगा। तो अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, और कैसे लें ये बता देता हूँ। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको कुछ सोशल मीडिया का लिंक दिए रहेंगे। फेसबुक का लिंक दिया रहेगा, उससे जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और एक देखेंगे व्हाट्सअप का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक वहाँ पर लिखा ओनली पेड, वो पेड काउंसलिंग के लिए। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मैंने मैसेज सेट करके रखा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग या पेड कोर्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे ओर से एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज में आपको पेमेंट करना है और नेम कैटेगरी स्टेट वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद मुझे मैसेज करेंगे और उसके बाद इधर से एक मैसेज आएगा थैंक यू आप ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस तरह से ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है। बाकी आप पेड काउंसलिंग से नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप सोशल मीडिया ज्वाइन, उसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक दिया गया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी दिया गया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा भी सौरभ का इंस्टाग्राम दिया गया वो भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम में तो मुझे लगता है आपको जुड़ना ही चाहिए। आप पेड काउंसलिंग ले ना ले उससे मतलब नहीं है, टेलीग्राम आपको जुड़ना चाहिए। टेलीग्राम में ऑलरेडी 170 बच्चे जुड़े हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी वीडियो बनाता हूं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।